हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से हम करें फरवरी 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 61 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साइंस के। ये अभी तो मैथ के ही है। यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन 61 से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। यानी कोई वस्तु है वो कितनी ध्वनि पर 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। क्या कर रही है? कंपन कर रही है। कंपन करना यानी उसकी आवृत्ति होगी कि वो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करती है, कितनी बार वापस जाती है, फिर वापस आती है। कितना दिया हुआ? 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। तो हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। तो आपको पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल टी इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, यानी आवर्ती। आवर्ती हमें दी हुई, कितनी दी हुई है? 5000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 1/5000। तो 5000 करेंगे 1 बाई, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा आंसर आएगा 0.0000 और 2। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारा? तो 2 नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये दिया हुआ जो हमने निकाला है। तो क्या आ गया? आवर्ती दी हुई है, इससे हमने आवर्तकाल निकाल दिया, आवर्तकाल का फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, 1 बाई आवर्ती। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1 बाई आवर्ती। आवर्ती हमें दी हुई है तो हमने आवर्तकाल निकाल दिया। कितना आया? 0.0002 सेकेंड। तो 61 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कुछ हमें पद दिए गए हैं, उनके बारे में देखना है कि ये कैसे क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तड़ित, दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है गर्जन, 4 नंबर पे है सुनामी, 5 नंबर पे है बाढ़। भूकंप से हो सकता है, यानी हमें देखना है कि जो हमें ऊपर दिए गए हैं 5 ऑप्शन, उनमें से भूकंप द्वारा कौन कौन से होते हैं। तो तड़ित ये जैसे बिजली की गरजना वगैरह, ये तो उससे हो गया, तो ये तो भूकंप से नहीं होता। ये भी अलग हो गया, गर्जन भी अलग होगी। भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है? जो भूकंप आता है तो क्या होता है? इमारतें वगैरह हिल जाती है, यानी भूमि इधर उधर खिसक जाती है, तो वो ही भूस्खलन है। जैसे पर्वत वगैरह है वो टूट जाते हैं, स्लाइड हो जाती है, तो वो हो गया हमारा भूस्खलन। ठीक है, ये भूकंप द्वारा होता है, आपको पता है। गर्जन नहीं आएगा। 4 नंबर दे रखे हैं सुनामी। जो भूकंप समुद्र में आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जो भूकंप स्थल पे आएगा तो उससे तो भूस्खलन होगा। जब भूकंप समुद्र के अंदर आएगा तो उसको हम कहते हैं सुनामी। और सुनामी आती है तो बाढ़ भी आ जाती है। तो क्या हो गया? भूकंप द्वारा भूस्खलन भी होता है, सुनामी भी और बाढ़ भी, ये तीनों आ जाएंगे। तो बी आएगा, डी आएगा और ई आ जाएगा। तो बी डी ई पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों है, तो हो जाएगा 62 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन चयन करना। यानी मानव नेत्र के बारे में कथन दिए गए कि ये शलाका और शंकुओं का क्या कार्य है। पहला कथन दिया है, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब ग्रहण करते हैं। मंद प्रकाश कमजोर प्रकाश को, जब हल्का हल्का प्रकाश होता है वो मंद हो गया तो मंद प्रकाश के सुग्राही होते हैं। दूसरा है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है, शलाकाएं वर्णों यानी रंगों की अनुभूति कर सकती है। 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको 63 में? 63 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शंकु होते हैं ना, वो तीव्र प्रकाश के लिए क्या होते हैं? सुग्राही। वो तीव्र प्रकाश को ग्रहण करने के लिए होते हैं। जो शंकु होते हैं मानव नेत्र में। तो 63 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है?
तो प्राकृतिक, नेचुरल, जैसे हमारी पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह, यानी ये कुदरत द्वारा बनाया गया, हमने नहीं बनाया है। और उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है, वो उपग्रह होता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमें बताना है कि किसका कोई नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का आपको पता है, पृथ्वी का है चंद्रमा, जो बृहस्पति है उसके भी उपग्रह और सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो इसमें कौन सा लग रहा है आपको जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसमें देखिए जो 2 नंबर ऑप्शन है शुक्र, उसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो इसमें राइट हो जाएगा। तो 64 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्र। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? 65 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनाने की संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन हो रहा है? यानी अच्छी विज्ञान शिक्षा वही है जिससे कुछ ना कुछ कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा हो, कोई आधारभूत वैधता हो, यानी उसका कोई जरूरी, फुलफिल सम बेसिक वैलिडिटी, यानी कोई जरूरी नीड पूरी हो रही हो, मैं वही विज्ञान की अच्छी शिक्षा है। तो इसमें कोई बच्चा क्या बना रहा है, छाया बना रहा है, कौन से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, किसी संप्रदाय को क्लियर करने के लिए बना रहा है। तो किससे संबंधित हो गया, उसके ज्ञान से, कॉग्निटिव से संबंधित हो गया, उसकी संज्ञानात्मक सोच से संबंधित हो गया ये। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि छाया बना रहा है तो वो तो अपना अधिगम, अपनी लर्निंग कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास कर रहा है वो बच्चा अपना। तो ये इसमें सही हो जाएगा। इससे हमारी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि कोई बच्चा किसी संपर्क को स्पष्ट करने के लिए छाया बना रहा है, तो इससे बच्चा लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में उसका विकास हो रहा है। तो ये इससे संबंधित हो रहा है, ये इसकी जरूरी वाला एक उद्देश्य इससे पूरा होगा जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है। तो ये सही हो जाएगा, इसका 65 का क्या आ जाएगा हमारा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये संज्ञानात्मक क्षेत्र को बता रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 66 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है, यानी किससे संबंधित है? कि कोई टीचर है वो क्या कर रहा है, बच्चों को सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके बनाना सिखा रहा है। तो बना रहा है तो कुछ क्रिएट कर रहा है, किससे संबंधित हो गया, कुछ निर्माण कर रहा है, वो क्रिएट करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सृजन करना। तो किससे संबंधित हो गया, वो टीचर क्या करना चाह रहे हैं, उनमें सृजनात्मकता का गुण विकसित करना चाह रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप बनाओ, निर्माण करो उस चीज का। तो क्या हो जाएगा, 66 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्रिएटिंग या सृजना। तो 66 का 4 नंबर ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञान ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, पहला ऑप्शन है, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये लगा है कि हमें ये बताना है कि कौन सी जो नीचे कथन दिए गए हैं वो विज्ञान से संबंधित नहीं है, नहीं बताना है हमें, संबंधित नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। दूसरा ऑप्शन दिए, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंत स्थापित है। 3 नंबर ऑप्शन दिए है, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तो ये हमें विज्ञान से संबंधित कुछ कथन दिए गए, तो हमें देखना है आप किससे सहमत नहीं है। ये निरपेक्ष होता है, यानी एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं होता। निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, कई बार इसमें परिवर्तन भी हो जाता है। शाश्वत यानी पूर्व निर्धारित नहीं होता। तो क्या हो गया, यही ऑप्शन सही है कि वैज्ञानिक ज्ञान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है। तो ये निश्चित नहीं होता, निरपेक्ष भी नहीं होता और शाश्वत भी नहीं होता। तो 67 का आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चन है,
68 नंबर क्वेश्चन क्या है? विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? यानी विज्ञान शिक्षा में छात्रों की अभिव्यक्ति और क्या करना है, हमें उनके मूल्यों के विकास का मूल्यांकन करना है। तो किस विधि से करें हम उनका मूल्यांकन कि वो सबसे अच्छे से हमें पता चले कि बच्चा कहाँ है, क्या उसकी प्रोग्रेस है और कितना उसने सीखा है और क्या उसकी कमी है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, वो सब हमें कौन सी तकनीक से सबसे अच्छे से पता चलेगा। तो ये आपको पता है कि जब बच्चा कोई काम कर रहा हो, यानी कोई हमने उसको कार्य दिया वो कर रहा है, अगर हम उसका अवलोकन करेंगे कि वो किस प्रकार कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे क्या क्या उसमें तकनीक लगा रहा है, कैसे उसको सोल्व कर रहा है, यानी पहले स्टेप कौन सा किया उसने, बाद में कौन सा किया, अगर हम उसका अवलोकन करेंगे तभी हम उसको अच्छे से जान पाएंगे। तो कौन सी तकनीक बेस्ट हो जाएगी? 68 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अवलोकन से हम सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है केला, दूसरा दिया हुआ बैंगन, तीसरा दिया हुआ भिंडी, 4 नंबर पे दिया कद्दू काशी फल। इनमें से पौधे का ऐसा युगल चुनिए जिनमें से दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, यानी चार हमें ये खाने योग्य पौधे दिए हुए हैं। इनके हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जिसके दो से अधिक पार्ट, दो या दो से अधिक पार्ट हम खाते हैं। तो बैंगन का सिर्फ हम फल खाते हैं, भिंडी की क्या खाते हैं? सिर्फ फल खाते हैं। बच गया केला और कद्दू या काशी फल बच गया। तो क्या होता है, केले का फल भी खाते हैं हम और फूल भी खाते हैं, ठीक है। और जो कद्दू होता है, कद्दू का फल भी खाते हैं जो सब्जी वगैरह बनाते हैं, और इसकी बेल के जो पत्ते होते हैं उनको भी हम यूज करते हैं। तो क्या हो गया, ए भी है और डी भी है, यानी केला और कद्दू के दो पार्ट खाने योग्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 69 का हमारा ए आना चाहिए और डी आना चाहिए। तो ए और डी है 2 नंबर ऑप्शन, तो 69 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? यानी मानव का पाचन तंत्र होता है, ठीक है, उसमें पार्ट होते हैं, यहाँ आएगा भोजन, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये सब अलग अलग पार्ट होते हैं मानव पाचन पाचन तंत्र के, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो पाचन तंत्र के पार्ट तो है पर उनमें कोई पाचन कार्य नहीं होता है। जैसे पहले मुंह में जाता है भोजन, ठीक है, वहां पे भोजन को लार में परिवर्तित किया जाता है, यानी उसको कुछ मात्रा उसमें पाचित हो जाती है मुख में। तो ये तो पाचन का पार्ट हो गया कि इसमें तो कोई पाचन कार्य हो रहा है। फिर जाते हैं ग्रसिका में भोजन, तो ये क्या करती है, जो मुख वाला जो लार युक्त भोजन है जो थोड़ा पाचित हो गया है उसको पहुंचाती है आगे। तो ये सिर्फ पहुंचाने का काम कर रही है ग्रसिका, तो इसमें कोई पाचन कार्य तो नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, तो क्या आ जाएगा, ग्रसिका आ जाएगी। तो ग्रसिका सिर्फ एक में ही दी हुई है आपको, बाकी सब में मुख गुहिका, मुख गुहिका, मुख गुहिका, तो इसमें तो पाचन होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन इसमें ग्रसिका दी हुई है, दूसरा दिया है वृहदान्त्र यानी लार्ज इंस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई पाचन कार्य नहीं होता, ये सिर्फ भोजन को बाहर जाने से रोकती है, छोटी जो स्मॉल इंस्टाइन होती है उसमें जाने से रोकती है, तो इसमें भी कोई पाचन कार्य नहीं होता। लास्ट बचा है मलाशय, तो मलाशय में तो आपको पता है कोई पाचन नहीं होता, उसमें तो अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, तो ये भी हो गया। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें कोई पाचन कार्य नहीं होता पर ये पाचन तंत्र के पार्ट होते हैं। तो 70 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रसिका, बृहदान्त्र और मलाशय। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दीर्घ रोम के बारे में कुछ कथन दिए गए, देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। 3 नंबर है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है। 4 है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन सरलता से गुजर सकता है। तो आपको पता है जो दीर्घरोम होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी उभरी हुई संरचना होती है उंगली के समान और इनकी पत्ती पतली होती है, रुधिर वाहिकाओं का जाल भी फैला होता है और उभरी हुई संरचना होती है। तो ए बी सी ये तीनों कथन इनके बारे में सही है, पर जो 4 नंबर है कि ये महीन छिद्र है, भोजन को सरलता से इधर उधर गुजरने देता है, ये इसका कार्य होता है, तो ये इसका कार्य नहीं होता।
तो हमें बताना कि इसमें इसमें बताना है उन कथनों को पहचानिए जो दीर्घ रोम को पचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं, यानी उनकी विशेषता ही बतानी है दीर्घ रोम की। ए बी सी इसमें तीनों आ जाएंगे, तो तीनों है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में नहीं है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है तीनों ए बी सी, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जंतुओं में रोम थी रूमिनेट जंतुओं का समुच्चय बताइए। तो रोम थी या रूमिनेट जंतु क्या होते हैं? रोम वो होते हैं जो जुगाली करते हैं खाना खाने के बाद में, वो जंतु होते हैं हमारे रोमथिया रूमिनेट जंतु। तो आपको पता है, आपने देखा होगा जैसे भैंस होती है, गाय होती है, ये खाना वगैरह मतलब अपना जो चारा वगैरह खाने के बाद में क्या करती है? जुगाली करती है, क्योंकि इनका ऐसे ही सिस्टम बनाया हुआ है कि खाने के बाद में इनको जुगाली करनी है। अगर हम देखते हैं कि भैंस ने जुगाली नहीं की तो मतलब उसकी कोई दिक्कत है, ये पता चल जाता है। तो वही है कि अगर ये इनका जुगाली करने का ये इसी प्रकार के जंतु है, ये जुगाली करना इनके लिए पाचित भोजन को करना ठीक होता है, तो ये सही हो जाएगा इसमें। तो पहला इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा समूह है जो रोमिनेट या रूमिनेट जंतु है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भैंस, गाय, हिरन। दूसरा ऑप्शन दिया भैंस, गाय और कुत्ता। आपको पता है कुत्ता का आपने कभी देखा है जुगाली करते हुए? नहीं। तो एक प्रकार से ये भी लगा लेती है जो चारा घास फूस वो वाले जो खाते हैं वो ही जुगाली करते हैं। तो कुत्ता क्या घास वगैरह खाता है? नहीं खाता, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। गाय, हिरन और कुत्ता, इसमें भी कुत्ता आ गया, ये वैसे कट हो गया। फिर बिल्ली आ गया, बिल्ली भी नहीं खाती घास वगैरह, तो ये भी जुगाली नहीं करता। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें भैंस है, गाय है, हिरन, ये तीनों ही घास है चारा खाते हैं, तो ये जुगाली करते हैं, तो यही हमारे हो जाएंगे रोमती जंतु। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी खिंचाव आ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? वो कारण हमें बताना है कि कभी कभी कोई शारीरिक कार्य करते हैं, यानी कोई उठाने वाला लगा लीजिए, यानी जिसमें शरीर का यूज हो रहा है, कोई शारीरिक कार्य हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? हमारी पेशियों में क्रैम्प, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण होता है वो हमें कारण बताना है। तो ये कारण होता है पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, यानी जो पाइरुवेट है जो भोजन के बाद में बनता है, पाचित करने के बाद में वो किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तब ये खिंचाव या हमारा क्रैम्प आता है। तो क्या हो जाएगा 73 का? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? यानी मूत्र मार्ग का सही क्रम कौन सा है वो हमें बताना है इस वाले क्वेश्चन में। अब क्या दिया हुआ है? पहले के ऑप्शन में दिया हुआ है वक्र, किडनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग। तो दूसरे ऑप्शन में दिए किडनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, और 3 नंबर ऑप्शन में किडनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्र वाहिनी। 4 में फिर किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहले सब में किडनी दिया हुआ है, तो ये तो सब में आएगा, ठीक है। फिर कहाँ जाता है मूत्र? फिर जाता है मूत्र किसमें? मूत्र वाहिनी में जाता है। किसमें जाता है? मूत्र वाहिनी में जाता है। तो कौन सा आ जाएगा इसका? मूत्रवाहिनी। 4 नंबर ऑप्शन में दी है किडनी के बाद में मूत्रवाहिनी, फिर जैसे मूत्राशय में और लास्ट में मूत्रवाहिनी से होता है हम उत्सर्जित कर देते हैं। क्या आ जाएगा 74 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल हमें निकालनी है। तो पहले क्या दी है कि 10 किलोमीटर की दूरी को बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यानी उसकी स्पीड भी दी हुई है और दूरी दी हुई है। तो हम क्या निकालेंगे इससे?
टाइम निकाल लेंगे कि पहले जो उसने दूरी तय की है उसमें उसको टाइम कितना लगा, यानी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी डी बाय टाइम, यानी चाल दी हुई स्पीड वो कितनी दी हुई है आपको पता है, 10 बाय क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आवर आ जाएगा टाइम हमारा, यानी इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, दूसरी इसी प्रकार दूसरी का निकाल लेंगे टाइम हमें, तो दूसरी कितनी दी हुई है दूरी 45 किलोमीटर और चाल क्या दी हुई है 60। इसकी अगर कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी 15 टी है 45 और 15 चौके 60, तो 3/4 आ गया। तो पहले टाइम आया 1/4, ठीक है, फिर टाइम आया 3/4 आवर्स। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है कि पहले उसने 10 किलोमीटर चली है, फिर 45 किलोमीटर चली है, तो टोटल टाइम भी आ गया हमारे पास में और टोटल क्या आ गई, डिस्टेंस भी आ गई। तो औसत स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड हम, तो स्पीड इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 55 किलोमीटर हो गया टोटल। और टाइम कितना लगा है उसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टाइम आया है 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगी उसकी औसत एवरेज स्पीड आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर्स। तो वही हमें बताना है कि औसत चाल क्या है उसकी, तो क्या आ जाएगा 75 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 55 किलोमीटर आवर्स उसकी क्या है एवरेज स्पीड है। तो 75 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज हमने किए हैं साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।